मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम एक्सरसाइज 3.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उसका पहले तो इक्वेशंस बनाओ, फिर सॉल्व करो ग्राफिकली का मतलब ग्राफ को यूज करके। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। मतलब क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले गर्ल्स के नंबर बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सिचुएशन को समझ करके आपको इक्वेशंस बनाने हैं, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने हैं। 2 काम है, पहले तो इक्वेशन बनाओ फिर ग्राफ ड्रॉ करो। तो पहले हम एक टेबल बनाते हैं और इसमें लेट करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज y। ये हम अपनी तरफ से मान लिए। इसके बाद कंडीशन दे रखा है, पहला 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, 10वीं क्लास के कितने बच्चे ने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया, तो 10 है। हमने माना है कि x गर्ल्स है और y बॉयज है, तो इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो x + y = 10। ये पहला कंडीशन है। हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ एक में x लिख देते हैं और दूसरी लाइन में y और वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे आसान वैल्यू होता है 0 रखना। पहले हम y को 0 रख दें, तो यदि y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x की लाइन में 10 लिख देंगे। दूसरी लाइन में हम x को 0 रख दें तो y देख लो कितना हो जाएगा। यदि x 0 है तो 0 + y = 10, इसका मतलब y 10 है। तो हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। सबसे आसान वैल्यूज हमने रख लिया है, x को एक बार 0 कर दिया और एक बार y को 0 कर दिया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज के नंबर से 4 ज़्यादा। हमने यहाँ पे मान रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है। तो गर्ल्स का नंबर इसका मतलब x, बॉयज के नंबर मतलब y से 4 ज़्यादा है। तो y में हम 4 ऐड कर दिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमने लिखा है। अब इस सिचुएशन में फिर से हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक टेबल बना लो, एक में x और x में y लिख दें। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना चालू करें। पहले हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो यदि y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 + 4 4 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ गया 4। दूसरे केस में यदि हम x को 0 कर देंगे तो y अब देखो कितना होगा, ये 0 हो गया x, तो 4 को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा तो ये -4 हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गया -4। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें। तो पहले हम ग्राफ पेपर लेके आए और उसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दें। लेफ्ट टू राइट x एक्सिस होता है और ऊपर से नीचे y एक्सिस होता है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है या जिस पॉइंट पे कट करता है उसका नाम देते हैं ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। हम नंबर्स लिखेंगे अब यहाँ पे लाइंस पे। तो ये देखना होता है कि हमारे हाईएस्ट नंबर कितना है। तो इन दोनों टेबल में देखें तो हाईएस्ट नंबर 10 ही है। तो वो डिसाइड करता है कि ये गैप कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए या 2 का या 5 का या 10 का या 100 का। ये डिपेंड करता है कि नंबर हमारा बड़ा कितना है। यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स है तो हमने ओरिजिन से पहला जो बोल्ड लाइन है वहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद हम 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में -2, -4, -6 लिख दिया। y एक्सिस पे यहाँ पे हम 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये ग्राफ के पॉइंट्स के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। अब 12 लिख दे, वहाँ पे जगह खाली है तो नीचे आ जाए। यहाँ पे -2, फिर -4, फिर -6। माइनस में नंबर 4 तक ही है, हमारे पास जगह है तो हमने इसको -6 तक ले गया। अब पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करो।
पहला नंबर है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो x वाले लाइन पे 10 वाले वैल्यू पे चलेंगे। ये मिल गया हमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, मतलब y के लिए नंबर ही नहीं है, तो इसी पॉइंट को मार्क करेंगे। ये यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं और बगल में नंबर लिख देंगे 10 0। ये पॉइंट मार्क हो गया 10 0 वाला। अब है 0 10, तो 0 का मतलब ओरिजिन खुद है, ओरिजिन में दोनों वैल्यू 0 होते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो यहीं पे रुक गए। अब यहाँ से x की कोई वैल्यू ही नहीं, तो कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना है मतलब हमें एक लाइन नहीं ढूंढना है कि कहाँ तक जाएं। और y की वैल्यू 10 है तो y एक्सिस पे हम 10 ढूंढे, तो 2 4 6 8 10 यहाँ पे मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम डॉट लगा देंगे, कोऑर्डिनेट बाद में लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 10। तो इस तरह से पहले वाले टेबल का दोनों पॉइंट हमें मिल गया, एक है 10 0, दूसरा है 0 10। अब इनको हम एक लाइन से कनेक्ट कर दे, एक कनेक्ट हो गया, दोनों को जोड़ दिया। आप स्केल रख करके पेंसिल से बड़े स्मूथ लाइन बना देना। अब चलते हैं दूसरे वाले टेबल में, तो यहाँ पे नंबर है 4 0, तो पॉइंट कौन सा आएगा, देखो 4 का x में वैल्यू यहाँ पे है लिखा हुआ 4 और 0 है, तो कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रुक जाएगा। ये पॉइंट लगाने के बाद हम 4 0 लिख दें। दूसरा है 0 -4, तो फिर से 0, यही ओरिजिन ही, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और -4 y के लिए -4, तो y के लिए -4 ये y एक्सिस है और नीचे जाएंगे तो माइनस वाले नंबर से मिलते जाएंगे हमें, तो ये हो गया -4 का। तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और बगल में नंबर लिख देंगे 0 -4। इस तरह से हमें दोनों पॉइंट मिल गया, एक है 4 0 और दूसरा है 0 -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल रखो और इसको बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर दो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधा लाइन, तो ये मिल गया। अब ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे कट किया, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कट किया, तो इसका तो पहले कोऑर्डिनेट पता करो। तो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं पता, पहला हमें x के लिए नंबर चाहिए, तो देखो ये है 2, ओरिजिन से x एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये है 2, फिर 4, फिर 6 और अगला है 8। तो ये जो क्रॉस है किया इस लाइन पे, तो ये x का वैल्यू 7 वाला लाइन है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी x की वैल्यू 7 होगा और y की वैल्यू कितना होगा, देखो y की वैल्यू में ये 2 का लाइन है, इसके ऊपर 4 का लाइन है, तो 2 का लाइन ये है और 4 का लाइन तक नहीं जाना, बीच में ही कट किया है, तो ठीक बीच में, मतलब 2 और 4 के ठीक बीच में 3 होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 हम x एक्सिस पे चल के पता किए और y की वैल्यू 3 हम y एक्सिस पे चल के पता किए, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 3। हमने इसको पॉइंट से पहले एक निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज लिखना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सा नंबर होगा, हमने पहले मान रखा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया है 7, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगा। और नंबर ऑफ बॉयज को हमने y मान रखा था, तो y की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा 3। इस तरह से ये दोनों हमारा आंसर बना और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा होता है, जैसे 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स का प्राइस दिया रहता है, तो यहाँ पे एक टाइप है पेंसिल, दूसरा टाइप है पेन। तो एक लिस्ट हम बना ले, उसमें एक तो लिखेंगे पेंसिल का कॉस्ट, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कर लिखा हमने कि x है, और दूसरा टाइप है पेन्स, तो एक का दाम हम y मान लेंगे, तो लेट करें कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। अब हमने 1 पेंसिल का दाम x रुपीज़ मान रखा है और 1 पेन का दाम y रुपीज़। अब जो कंडीशंस है उसको देखें, तो पहला कंडीशन है 5 पेंसिल और 7 पेन, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है 5x हो जाएगा। एक पेन का दाम y, तो 7 पेन का कितना, 7y, तो 5x और 7y को ऐड करेंगे तो ₹50 बनेगा। सिंपल सी बात है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों का प्राइस मिल करके 50 रुपया है, तो यहाँ पे रुपीज़ हमने नहीं लिखा है, जब आंसर आएगा तो वहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे। अब इन वैल्यूज को यूज करके हम एक टेबल बना लेते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो एक टेबल बनाया हमने, एक में x और एक में y लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर x इक्वल टू 3 मान लिया। देखो हमें नंबर्स इस तरह से मानना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉइंट्स में ना आए। पॉइंट्स में आ जाएगा तो फिर ग्राफ ड्रॉ करने में मुश्किल होगा। तो इसलिए ऐसे वैल्यू मन ही मन सोचो ताकि ये पूरा का पूरा नंबर कटने के बाद या सॉल्व करने के बाद हमें फुल नंबर चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स कहो ऐसा आना चाहिए। रेशनल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आना चाहिए। तो ये है x की वैल्यू 3। इससे क्या होगा कि ये 15 बन जाएगा। यहाँ पे 50 में से ये 15 जब माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35/7 का मतलब 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा। हमने 1 इसलिए नहीं रखा है कि यदि 1 रखेंगे x की वैल्यू तो ये 50 में से 5 को घटाना पड़ेगा इधर ला करके, तो 45 हो जाएगा, और 45 को यदि डिवाइड करेंगे हम 7 से तो पॉइंट में दे देगा। इसलिए हमने x की वैल्यू 1 नहीं रखा है, सोच समझ के 3 रखा है। अगला वैल्यू ऐसे ही y की वैल्यू 10 रख ले, तो इससे क्या होगा सोचो, जैसे ये हो जाएगा 70, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 50 - 70 -20 आएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा -20 बाई ये 5 नीचे जा करके -4 दे देगा। तो इस तरह से -4 हो गया। ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, आप फास्टली अपने दिमाग में कर सकते हो, या नहीं तो साइड में रफ करके ये वैल्यूज आप पता कर लो। तो इस तरह से पहला कंडीशन का इक्वेशन बन गया और इसके ग्राफ बनाने के पॉइंट्स भी हमें मिल गया। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन में। तो ये है सेकेंड कंडीशन, 7 पेंसिल और 5 पेन। तो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 पेंसिल है कितना 7x, और 5 पेन का 7y, क्योंकि एक पेन का y है। तो ये इक्वेशन बनेगा 7x + 5y, और रुपीज़ कितना है 46, तो इक्वल टू 46 हो गया। अब इन नंबर्स को यूज करके हम पहले टेबल बना ले और उसमें वैल्यूज लिखना होगा हमें। तो पहला जगह पे x लिख दे और दूसरी जगह पे y, यहाँ पे वैल्यूज रखें हम। y को 5 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25। 46 में से 25 को माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 21/7 का मतलब 3 हो गया। दूसरे केस में x की वैल्यू -2 रख लो। ये जो वैल्यूज रखते हैं अपनी तरफ से आप कोई भी फिट नंबर रख सकते हो। फिट नंबर का मतलब पॉइंट न हो आंसर में, ऐसे सोच करके हमने x इक्वल टू -2 रख रखा है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रख के सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, तो ग्राफ पेपर लेके आते हैं और पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस का लाइन लगा दो। जहाँ पे कट किया ये दोनों लाइन वो ओरिजिन हो गया। पॉइंट्स फिल कर दो, तो ठीक ठीक पॉइंट भरना, बड़ा भी ना हो छोटा भी ना हो। तो ये सारे नंबर्स छोटे छोटे हैं, 12 इसमें हाईएस्ट नंबर है, तो हम एक गैप को 2 नंबर्स दे देते हैं। मतलब बीच में यदि 1 काउंट करना होगा तो ये पतली सी लाइन हो जाएगी, उसके बीच में भी पतली पतली लाइन है बिल्कुल बारीक सा, तो उसको अभी हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 4 6 8 10, इधर -2 -4 -6 इधर हो जाएगा। फिर इधर सारे नंबर्स हम धीरे धीरे भर देते हैं, 2 4 6 8 10 12, नीचे में भी -2 -4 भर दिया। अब पॉइंट्स भरने का काम आ गया। तो पहला है 3 और 5, तो x की वैल्यू 3 ढूंढो। तो ये है 2 और इधर है 4, तो इनके बीच में ही 3 आएगा। तो ये 2 के बाद जो पतली लाइन जा रही है ऊपर वो है 3 का नंबर, तो ये 3 हो गया। और y की वैल्यू में 5 है, तो y की वैल्यू देखते चलो। ये लाइन है 2 वाला, इधर 2 है। ये लाइन है 4 वाला, तो ये 4 हो गया। ये लाइन है 6 वाला, तो 6 तक हमें जाना नहीं क्योंकि 5 पे ही रुकना है, तो ये हो गया 5। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया 3 5 का। दूसरा भी हमें पॉइंट फिल करना है, ये है -4 और 10 का। तो देख लो -4 तो इधर है, और 10 का मतलब y की वैल्यू 10 ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो ये 4 का लाइन है, ये 6 का लाइन है, ये 8 का लाइन है, ये 10 का लाइन है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 10। बगल में हम उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5 और दूसरे पॉइंट का -4, 10। अब इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दे। आप स्केल रख करके पेंसिल से दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो। मैं भी कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया लाइन कंप्लीट। अब दूसरे है जो पॉइंट्स उसको यहाँ पे प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे। तो 3,5 है, तो 3 का पॉइंट देखो, ये 3 है और 5 ये पहले से ही पॉइंट लगा है। ये 3,5 पहले वाले पॉइंट में भी है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे वाले नंबर्स को देख ले, -2 और 12 है। तो -2 ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -2 हो गया, और 12 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, इधर बिल्कुल ही ऊपर वाले लाइन पे 12 है। तो ये पॉइंट है -2,
12 का, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा दे, ये पॉइंट आ गया और कोऑर्डिनेट बगल में लिख दे, तो अगर -2, 12। अब ये जो दो पॉइंट है, पहला तो 3, 5 पहले वाले में भी था, यहाँ पे भी है, तो इसी पॉइंट को, ये 3, 5 को ये -2, 12 वाले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। ये पहले वाले पॉइंट हो 3, 5 और अभी का पॉइंट -2, 12, इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। आप स्केल रख करके जोड़ दो। तो ये दोनों कहाँ पे कट किया है? ये दोनों कट किया है 3, 5 पे। तो x की वैल्यू 3 हो गया और y की वैल्यू 5 हो गया। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने x माना था, तो ये हो गया x = ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना था? y की वैल्यू 5 है, तो इस तरह से y की वैल्यू ₹5 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसमें से ये रेशियो फाइंड करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और उन रेशियोज को देख करके आपको ये कंडीशंस फाइंड करना है कि ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल हो जाएगा या कोइंसिडेंट करेगा। तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम क्या है वो। इसमें फर्स्ट पेयर है या फर्स्ट इक्वेशंस का है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो इन इक्वेशन से हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यूज कैसे पता करें वो हमें मालूम होना चाहिए। तो फिर हमें ये कंडीशंस पता होना चाहिए कि कौन से कंडीशंस में ये जो दो इक्वेशन वाला लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो पहले मैं वो कंडीशन आपको बता देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग होने के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इक्वल का साइन को कट कर दिया है, उसका मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग का लाइन। दूसरा है पैरेलल होने की लाइन। पैरेलल होने के लिए दोनों लाइंस की जो रेशियो है वो A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये देखो दोनों अलग अलग कंडीशन है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ऐसा हो गया कंडीशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये पैरेलल लाइन्स है। और तीसरा कंडीशन है कोइंसिडेंट। यदि तीनों ही रेशियो बराबर है तो ये कोइंसिडेंट है। इस केस में वो लाइन उसी के ऊपर आ जाता है, दोनों ओवरलैप कर जाता है। तो अब हम वैल्यूज में देखें कि हमारा A1, A2, B1, B2 कितना है। तो x के साथ पहले इक्वेशन में जो नंबर है वो A1 है, तो यहाँ पे 5 हो गया A1। y के साथ पहले वाले इक्वेशन में जो नंबर है वो B1 है, तो B1 हो गया -4, और बिना लेटर के मतलब जो कांस्टेंट नंबर है वो है C1। तो इस तरह से A1, B1, C1 हमने लिख लिया। ध्यान रखना ये पहले जो इक्वेशन है उसमें हमने 1-1 स्क्रिप्ट लगा रखा है, मतलब है तो ABC लेकिन उसमें 1-1 लगा रखा है। ये 1-1 क्या बता रहा है कि पहले वाले इक्वेशन से वैल्यूज हमने लिया है। दूसरे वाले इक्वेशन में देखें तो फिर से ABC है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए 2-2 लेटर लगाएंगे। तो A2 हो जाएगा 7, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -9। ये याद रखना कि जहाँ पे नेगेटिव नंबर है वहाँ पे माइनस भी साथ में रखेंगे। तो हमें मिल गया है वैल्यूज A1, B1, C1 का, A2, B2, C2 का भी। अब हम रेशियोज में रखें इनको। तो पहला हम पता करेंगे A1/A2। तो A1/A2 क्लियर सी बात है, नंबर भी पास पास में ही है, ये है 5/7। अब चलते हैं B1/B2 में। तो ये हो जाएगा -4/6। ठीक है, वैसे कट सकता था ये 2/3, अभी ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये रेशियो तो मिला नहीं। तो अब C1/C2 ये हो जाएगा 8/-9। अब इस कंडीशंस को देखो, क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? तो नहीं है, क्योंकि ये है 5/7 और ये है -4/6। यदि इसको काट के भी देखोगे तो -2/3 हो जाएगा। तो नहीं मिला, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दे वो कंडीशन कि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड दे हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, वहाँ पे x और y की एक एक ही वैल्यू आएगा। क्योंकि दूसरे केस में जब कोइंसिडेंट हो जाएगा तो उसमें इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होता है। तो वो जब कंडीशन आएगा तब हम देखेंगे उस इक्वेशन को। अभी फिलहाल ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम
दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन के। यहाँ पे कंडीशंस मैं आपके देखने के लिए यहाँ पे रखे रहता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x + 3y + 12 = 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। हम यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी की वैल्यूज लिख लिया। इसके बाद हम रेशियो पता करें तो a1/a2 ये हो जाएगा 9/18, और 9/18 कटने वाला नंबर है तो इसको काट करके 1/2 लिख लिया। b1/b2 ये 3/6 ये भी कटने वाला नंबर है तो 1/2 लिख लिया। और c1/c2 12/24 ये 12 से 24 कट जाएगा, ये भी 2 देगा तो ये हो गया 1/2। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2, मतलब तीनों रेशियो इक्वल हो गया। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट का जो कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2, ऐसा ही केस हमारे पास आ गया है। इसका मतलब ये सभी रेशियो इक्वल है और उस कंडीशन में लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट का कंडीशन है और उस केस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ पे लिख दे एंड दे हैव मेनी सॉल्यूशंस, ये हमारा आंसर हो गया। इसके एक और भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। तो हम यहाँ पे पहले a1, b1, c1 की वैल्यू लिखे, फिर a2, b2, c2 की वैल्यू लिखे। यहाँ पे वैल्यूज आ गया 6 - 3 और 10, 6 - 3 और 10, और दूसरा है 2 - 1 9। अभी हम रेशियो के लिए सॉल्व कर दें इस पार्ट को। तो a1/a2 है 6/2, तो 2 से 6 कट के 3 दे देगा, और b1/b2 हो जाएगा -3/-1, ये माइनस कट जाएगा। नंबर नीचे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रह जाएगा। देखो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। और c1/c2 को देखो कितना रहता है, वो 10/9, ये कटने वाला भी नहीं है और ये 3 तो आएगा ही नहीं कम से कम। तो पहले वाला 2 रेशियो इक्वल हो गया और लास्ट वाला इक्वल नहीं हुआ, तो ये बीच वाला कंडीशन है ये। तो यहाँ पे हम लिखे सिंस a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, तो द लाइन्स आर पैरेलल। तो जब लाइन्स पैरेलल हो जाता है इसका मतलब कभी कट ही नहीं करेगा, पैरेलल लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। वही डेफिनेशन होता है पैरेलल लाइन्स का कि द लाइन्स व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो ये लाइन्स पैरेलल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, x और y की वैल्यू कभी नहीं आएगा। x और y की वैल्यू तभी आता है जब वो दोनों लाइन कट करे किसी पॉइंट पे। तो यही हमारा आंसर हो गया कि द लाइन्स आर पैरेलल एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट व्हेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, इस रेशियो में क्या होता है ऐसा कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम पहले एक क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन का इक्वेशंस है 3x + 2y = 5, दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो इसको पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशंस देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यह है पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का कंडीशन है पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो पहले हम ये कंडीशन समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं लाइंस। तो उसका कंडीशन ये है कि पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, कि जब लाइंस पैरेलल हो जाता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। तो बाकी के 2 कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। वो 2 कंडीशन कौन सा है, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करे चाहे मेनी सॉल्यूशंस वाला हो, या कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं वो हो। मतलब जब लाइंस पैरेलल होगा उसी कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तभी इनकंसिस्टेंट है। तो ये बात समझने के बाद अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। वहाँ पे हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये 3x + 2y = 5 था, तो उसको हमने 3x + 2y 5 को दूसरी तरफ लेके -5 कर दिया, = 0 लिख दिया। इधर 2x - 3y = 7, तो 2x - 3y - 7 = 0। यहाँ से हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को वैल्यूज आराम से मिल जाएगा। a1, b1, c1 ये हो गया 3, 2 और -5। दूसरा इक्वेशन से 2 वाले स्क्रिप्ट वाले नंबर्स मिलते हैं, तो ये पहला हो गया a2, दूसरा हो गया b2, तीसरा हो गया c2। अब हम रेशियोज बनाकर देखें कि रेशियो का क्या कंडीशन है। तो a1/a2 ये 3/2 हो गया, b1/b2 हो गया 2/-3 और c1/c2 हो गया -5/-7। तो माइनस कट के हमें 5/7 मिल जाएगा। कोई भी रेशियो नहीं मिला। देखो पहला है 3/2, दूसरा रेशियो है 2/-3, तो ये मिला ही नहीं, और तीसरा है 5/7, तो ये भी किसी से नहीं मिल रहा है।
तो इसका मतलब कि पहला जो रेशियो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल हो जाता तो इनकंसिस्टेंट होता, ये पैरेलल नहीं हुआ इसलिए कंसिस्टेंट है। अब हम आंसर लिख के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 8 और इसका दूसरा इक्वेशन 4x - 6y = 9। तो ये बिल्कुल ही इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 2x - 3y - 8 = 0 कर दिया, ये 4x - 6y - 9 = 0 कर दिया। यहाँ पे ये सारे सिस्टम आपको पता है कि a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम रेशियोज निकाल लें यहाँ पे और अब कंपेयर करें कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 आ गया है 8/9। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल होने की कंडीशन है। इसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वो कंडीशंस देखा था। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट क्योंकि ये पैरेलल हो गया। पार्ट 3 में चलते हैं इसके। ये क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये नंबर वाला है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 7 जब उधर गया तो माइनस का आ गया, 14 भी उधर ले जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसके बाद हम a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज लगाते हैं और फिर रेशियो फाइंड करेंगे a1/a2। तो a1/a2 यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि रेशियो में है नंबर, तो a1 की जगह पे 3/2 लिख दिया और a2 की जगह पे 9, तो 3/2 में 2 के साथ ही 9 को लिख देंगे। अब ये ऊपर वाला 3 से नीचे वाला 9 कटेगा तो नीचे में रहेगा 3 और उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब b1/b2 के लिए देखो, ये 5/3 पहले से है और b2 है -10। 5 से 10 कटेगा तो 2 मिलेगा हमें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 10 के साथ माइनस है तो इसलिए -6, ये माइनस आगे आ गया। तो a1/a2 हो गया 1/6 और b1/b2 हो गया -1/6। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, एक तो पॉजिटिव का नंबर है एक निगेटिव का नंबर है। c1/c2 को भी देख लेते हैं हम, ये -7/-14। तो दोनों माइनस नीचे का और ऊपर का कट जाएगा और 7 से 14 भी कटेगा तो ये रह जाएगा 1/2। अब हमें तीनों रेशियो मिल गया, a1/a2 का भी, b1/b2 का भी और c1/c2 का भी। एक बार इनको जरा ऑब्जर्व करो, जरा देखो कि है तीनों इक्वल या क्या कंडीशन है। तो ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं होता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 में। क्वेश्चन है 5x - 3y = 11 और दूसरा इक्वेशन है -10x + 6y = -22। एक बार पहले हम रीअरेंज कर ले। हमारा कोशिश ये होता है कि इक्वल साइन के राइट साइड में नंबर न रहे, वहाँ पे सिर्फ 0 रहे और बाकी सभी लेफ्ट साइड में आ जाए। तो इसको वैसे ही मिलाएंगे, 5x - 3y -11 = 0 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -10x + 6y और ये -22 इधर लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ से हमें a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज मिल जाएगी और हम रेशियो निकालें तो a1/a2 = अब नंबर देखो 5/-10, तो ये 5 से 10 कटेगा, 2 रह जाएगा तो माइनस के साथ 1/2 आ गया। अब b1/b2 ये है -3/6, 3 से 6 करके 2 रह जाएगा और इसके साथ भी माइनस है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखते हैं हम c1/c2 को, तो ये है -11/22, तो माइनस भी रहेगा और 11 से ये 22 कट जाएगा तो नीचे में जाएगा 2। तो इस तरह से तीनों ही रेशियो इक्वल आ गया। तो ये कंडीशन होता है ओवरलैपिंग का, मतलब कोइंसिडेंट का। तो यहाँ पे हम लिखे पहले सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब सारे ही रेशियो इक्वल है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, अब बताओ कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट। ये पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल होता है वही इनकंसिस्टेंट होता है। ये तो पैरेलल है नहीं, ये तो मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है, तो इसलिए ये भी कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट ही हमारा आंसर आ गया। इसके पार्ट 5 में है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो पहले हम इसको ठीक ठाक करें। इक्वेशन में इक्वल के राइट साइड में नंबर नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे 0 रख देंगे तो 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, इस 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा और इक्वल के दूसरी तरफ दोनों इक्वेशन में 0 आ गया। अब हम
A1 B1 C1 की वैल्यूज लिख दे, A2 B2 C2 की वैल्यूज लिख दे। यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे पहले इक्वेशन में x के साथ जो नंबर है वो A1 है और दूसरे इक्वेशन में जो x के साथ वैल्यू है वो है A2। मतलब पहले में A1 फिर B1 फिर C1 ये पहला इक्वेशन देगा और दूसरे वाला इक्वेशन A2 B2 C2 देगा। ये हो गया। अब रेशियो देखें हम तो यहाँ पे नंबर पहले से ही रेशियो में है, तो 4/3 A1 की वैल्यू है और A2 है 2, तो 3 के साथ वो आ जाएगा। मतलब 4/3 अपॉन में हम A2 की वैल्यू रखेंगे तो 4 के ही नीचे आ जाएगा। इस 2 से वो 4 कट के ऊपर में 2 रह जाएगा और नीचे में 3 रह गया। इस तरह से 2/3 आ गया A1/A2 की वैल्यू। अब हम B1/B2 की वैल्यू देखें तो ये 2 और 3 पहले से ही है, ये 2/3 हो गया। C1/C2 की वैल्यू देखें तो ये -8 C1 और -12 C2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से ये कटेगा नंबर, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2/3 हो गया। अब सारे ही रेशियोज इक्वल आ गए, सारे 2/3 आ गया। तो यहाँ पे वो कंडीशंस लिख देंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल वाले इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सब कंसिस्टेंट होता है। तो पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent, obtain the solution graphically। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसकी सॉल्यूशन पता करो। सॉल्यूशन पता करने का मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले पार्ट का पहला इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा है ये 2x + 2y = 10। तो हम इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरे वाले को दूसरा इक्वेशन। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गया। इसके बाद यहां पे इक्वल साइन के राइट साइड में एक नंबर है, तो उस नंबर को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा और हमारा कोशिश रहता है कि इक्वल साइन के राइट साइड में सिर्फ 0 हो। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन में भी हमने रख दिया, ये जो 10 इधर था उसको उधर जाके -10 लिख दिया और इधर 0 लिख दिया। यहाँ पे अब हम A1, B1 और C1 की वैल्यूज लिख सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन में x के साथ जो नंबर होता है वो होता है A1, तो यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। y की साथ में भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वो भी 1 है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो है C1। एक बात आता है कि नंबर नहीं दिख रहा है तो 1 लिखेंगे कि 0, तो नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो 1 लिखेंगे। यदि x वाला टर्म ही नहीं रहता, ये सिर्फ y वाला रहता, x वाला नहीं रहता, तब हम लिखते A1 = 0। इस बात के बाद अब हम A2, B2 और C2 की वैल्यूज लिखें तो A2 2 है, B2 भी 2 है और C2 है -2। अब हम रेशियो लिख लें तो रेशियो A1/A2, यहाँ पे नंबर देकर देखो 1/2 आ गया। A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 2। इधर B1/B2 में देखें तो ये भी 1/2 है और C1/C2 नंबर तो है -5/-10, माइनस से माइनस कटेगा और 5 से 10 भी कट जाएगा तो 1/2। इस सारे ही रेशियो इक्वल में आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने पे हमें इसकी वैल्यूज पता करना होगा ग्राफिकली। तो उसके लिए हम एक टेबल बना ले और एक्स वाई की वैल्यू पता करें। ग्राफिकली सॉल्यूशन पता करने का मतलब है कि हम ग्राफ बना करके एक्स वाई की वैल्यू लिखें। तो यहाँ पे एक्स और वाई लिख लेते हैं और उस इक्वेशन को देखते हैं। यदि हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 रख दें तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y = हो जाएगा 5 - 1। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितना आया 4। एक और वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 4 रख देते हैं। यदि x की वैल्यू 4 रख दिया तो ये 4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 4। तो y की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 1। एक और वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखें। ये वैल्यूज अपनी तरफ से रखना है, कोई 2 वैल्यूज भी रखे काम चल सकता है। और कोशिश करो कि 2 ही वैल्यूज रखें, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज रखोगे तो फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। हमें तो सिर्फ लाइन चाहिए, उसको आगे बढ़ा देंगे। तो उसके लिए कम से कम 2 वैल्यूज तो चाहिए और 2 ही रखना, कोशिश करना कि 2 ही। मैं यहाँ पे 1-2 और पॉइंट भर देता हूँ। तो x की वैल्यू यदि 2 रखें पहले वाली इक्वेशन में तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो 5 - 2 होकर के y की वैल्यू हमें 3 दे देगा। और लास्ट में x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो क्लियर सी बात है x की वैल्यू 3 होगा, ये इधर जाएगा तो 5 - 3 होकर के y की वैल्यू 2 दे देगा। यहाँ पे ये भी रख सकते हो कोशिश
ये दोनों नंबर मिलकर के 5 होना चाहिए। तो एक है x तो y है 4, यदि x 4 है तो y 1 हो गया, x 2 है तो y 3 और x 3 है तो y 2, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, वैसा इक्वेशन भी कह रहा है। तो पहला पेयर आ गए हमारे। अब हम दूसरे इक्वेशन से ऐसे ही टेबल बना करके वैल्यूज रखें। तो xy के जगह पे हमने लिख दिया। अब x के कितना वैल्यू लें, तो x के वैल्यू 2 रखो, तो ये 2x है वो 2 बन जाएगा। इधर जाकर के ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 2y की इक्वल टू 8 हो गया, तो y इक्वल टू कितना, वो 8 इसके वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 8/2 इसका मतलब 4, तो y की वैल्यू आ गया 4। इसी तरह से यदि x को हम 4 रखें तो देखो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये 8 इधर आकर के 10 में से घटेगा तो रह जाएगा 2, और फिर 2y इक्वल टू 2 हो गया तो y इक्वल टू 1। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। मैं 1-2 और वैल्यूज रख देता हूँ। इस तरह से हमने ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। अब हमारा कोशिश है कि ग्राफ बने, तो उसके लिए एक बार हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं और उसमें XY एक्सिस लिखें। ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीख रखा है, उसी चीज़ को फिर से दोहराएंगे। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस और y एक्सिस क्रॉस करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब हम पॉइंट्स लिखें, तो पॉइंट्स लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे पॉइंट्स कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो ये छोटे छोटे नंबर से 1 4, हाईएस्ट नंबर तो 4 ही दिख रहा है, तो इसलिए जगह की कोई कमी नहीं है। हम यहाँ पे 0 मानेंगे और अगले पॉइंट पे यहाँ पे 1 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे 2, फिर 3 4 इस तरह से लिख देंगे 5 तक। और माइनस का भी नंबर भरना होता है, वैसे इस क्वेश्चन में माइनस का नंबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ग्राफ पेपर पर आप दिखा दो 2-3 नंबर। इसके बाद y एक्सिस पे चलते हैं, तो यहाँ पे 1, फिर 2, ऊपर में फिर 3, फिर 4, फिर 5 इस तरह से लिखेंगे। और नीचे में माइनस का नंबर भी दिखा दे, तो 1 2 3 हो गया। अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो देखो x एक्सिस पे चलना होगा x की वैल्यू के लिए, तो ये 1 यहीं पे है, ये 1 है, तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अब यहाँ से हमें पता करना होगा 4 की तरफ जाना है। तो y ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो चलते 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 देखो ये 3 तक पहुँचे, अब ये है 4। इसका मतलब ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1, नीचे देखेंगे हम ये 1 है, और y की वैल्यू 4 ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम पॉइंट रख दे और उस बगल में नंबर लिख देंगे 1,4। इस तरह से पहला पॉइंट हो गया। अब हम 4,1 के लिए चले, तो पॉइंट हमने लगा दिया। ये कैसे लगाया, देखो x एक्सिस पे 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अब सोचेंगे कि y के लिए किधर चले, तो y की वैल्यू 1 है, तो y 1 ऊपर में जाएंगे। यदि y माइनस में रहता तो फिर नीचे आते, तो अभी तो है नहीं, अभी तो ऊपर ही चलना है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, बगल में वो नंबर लिख लो। ये हो गया 4 1। अब 2 पॉइंट और भी है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम पहले 2 पॉइंट को ही कनेक्ट करके हम कनेक्ट कर सकते थे, लाइन हमें मिल सकता था। मतलब ये जो पॉइंट हमने लगाया उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो इसलिए उसका भी क्यों हटाएं, ड्रॉ कर ही देते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा 2 3। कैसे किया, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। अगला नंबर है 3 2, मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, तो ये नंबर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ है ये पॉइंट मार्क कर दिया, और जो कोऑर्डिनेट है 3 2 हमने लिख दिया। देखो बिल्कुल सीधी लाइन में 4 पॉइंट आ गया। अब इन 4 पॉइंट को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। आप स्केल रखना और पेंसिल से ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब दूसरी वाली टेबल में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो देखो x की वैल्यू 1 ये x एक्सिस पे मिलता है, और y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 ये यहाँ पे मिल गया। और दूसरा वैल्यू है 4 1, तो ये 4 1 भी यहाँ पे है ही। तीसरा वैल्यू है 2 3, तो ये 2 3 भी प्लॉटे है पहले से ही। चौथा वैल्यू है 3 2, तो ये भी है। इसका मतलब नीचे वाले टेबल से जो लाइन मिलेगा वो इसी के ऊपर आएगा। तो ये क्या बता रहा है कि इक्वेशंस में x की मेनी वैल्यूज है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट था और एक पॉइंट पे कट नहीं किया, लाइन ही एक ही बन गया, दोनों ये ओवरलैप कर गया, इसलिए इसके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो उसका क्वेश्चन है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो पहले हम इक्वेशंस मान ले, इक्वेशन नंबर 1 और 2,
उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। दोनों ही इक्वेशन के राइट साइड में नंबर है तो उस नंबर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि इक्वल साइन के दाहिने तरफ सिर्फ 0 रह जाए। वो काम हमने कर लिया है। अब A1, B1 और C1 की वैल्यूज हम लिख सकते हैं। A1 है 1, B1 है -1 और C1 है -8। दूसरे इक्वेशन से A2, B2 और C2 की वैल्यू लिख सकते हैं। A2 है 3, B2 है -3 और C2 है -16। अब रेशियो देखें तो A1/A2 क्लियर सी बात है, यहीं से नंबर लेना है तो 1/3 हो गया। B1/B2 ये -1/-3 है तो माइनस माइनस करके 1/3 हो गया। ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया। अब C1/C2 भी देख लें, ये हो गया -8/-16, माइनस से माइनस कटेगा और 8 से 16 कट के 2 दे देगा तो ये हो गया 1/2। तो ये तीसरा जो रेशियो है वो उन दोनों के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब कंडीशन कैसे बनता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कि ये लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो कट करता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिना कोई सॉल्यूशंस के कंप्लीट हो गया क्योंकि लाइंस पैरेलल आ गया। ये कंडीशन पैरेलल का था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 में। ये क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें इक्वल साइन के राइट साइड में पहले से ही 0 रखा हुआ है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही इक्वेशन मान सकते हैं इसको और A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यूज लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते चलो, पहला नंबर A1 है, दूसरा नंबर यहाँ पे y के साथ जो रहेगा वो B1 हो जाएगा तो y के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। C1 के जगह पे हम -6 लिखेंगे और उसी तरह से A2 4 हो गया, B2 हो गया -2 और C2 हो गया -4। अब हमें रेशियो लेना होगा तो A1/A2 ये 2/4, ये 2 से 4 कटेगा तो 2 दे देगा तो ये 1/2 हो गया। B1/B2 ये 1/-2 का मतलब है माइनस का साइन आगे आ जाएगा, 1/2 हो गया। और C1/C2 -6/-4 माइनस कट करके 2 से ये दोनों ही नंबर कटने वाला है, 6 कट के 3 देगा और 4 कट के 2 देगा तो 3/2। अब इनको बड़े अच्छे से देखो कि हमारा कौन सा कंडीशन कंप्लीट होता है। तो इसमें से ये A1/A2 का जो 1/2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है क्योंकि B1/B2 में माइनस है, इसमें प्लस का है 1/2, इसमें माइनस का 1/2 है तो इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट होने के बाद हमें ग्राफ बनाने की जरूरत है। इक्वेशन 1 से देखो, हमें x और y की वैल्यू लिखना होगा तो इस टेबल में हम x और y लिख दिए। अब x की जगह पे 3 लिखें तो यदि हम x की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना होगा, ये 6 और -6 करके 0 दे देगा तो y की वैल्यू सिंपल 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर के लिए x की वैल्यू को 1 लिख देते हैं तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा। अब 2 पॉजिटिव का हो गया और ये -6 निगेटिव का है तो 2 में से 6 को माइनस करना है तो ये -4 हो जाएगा। अब इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो y = 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहले इक्वेशन से हमारे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरे इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स लेते हैं तो x y लिखने के बाद x की वैल्यू 1 कर देते हैं यहाँ पे तो ये 4 हो गया और ये 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो गया। और x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 ही रहेगा। ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जा करके प्लस का 4 बन जाएगा, लेकिन ये 2 के साथ माइनस है वो भी जाकर उधर डिवीजन में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगा -2। ये छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशंस है, ये आप कर सकते हो। ये पॉइंट्स मिलने के बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम ग्राफ पेपर लेके आए और इसमें हम x एक्सिस y एक्सिस मार्क कर दें, ओरिजिन को 0 0 लिख दे और पॉइंट्स मार्क कर दे। ये हमारा नंबर बिल्कुल छोटे छोटे हैं इसलिए गैप बड़े बड़े भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब लिख दो। इधर लेफ्ट साइड में भी नंबर लिख दिए और ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 कर दिया। नीचे में लिखना है तो माइनस का नंबर आता है। ये ग्राफ पेपर पे हमने प्लॉट कर दिया सारा चीज़। अब इसके बाद ये पॉइंट लिखने हैं तो पहला पॉइंट है 3 0 तो x एक्सिस पे 3 की मार्क पता करो तो ये है 1 का, ये है 2 का, ये है 3 का। ये 3 यहाँ पे है और y है ही नहीं, मतलब y की वैल्यू 0 है तो इसलिए अब इस पॉइंट से y की तरफ कहीं नहीं जाना है, वही पॉइंट मार्क कर देंगे और बगल में लिख देंगे नंबर हम 3 0। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसलिए दूसरे पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 1 का मतलब ये यहाँ पे रुकेगा और y की वैल्यू 4 है तो y यदि पॉजिटिव में है तो ऊपर जाते हैं
और निगेटिव है तो नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे y तो 4 है, पॉजिटिव वाला नंबर, तो ऊपर चलेंगे। देखो ये 1 मिला हमें इसके सामने, ये 2 मिला यहाँ पे, ये 3 मिला, हमें तो 4 तक जाना है, तो ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे पेंसिल से और बगल में नंबर लिख देंगे 1 4। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स मिल गया। अब इनको हम कनेक्ट कर देंगे। स्केल लो आप और पेंसिल से दोनों लाइन को जोड़ दो। ये पहला काम हो गया। दूसरा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 तो ये है और y की वैल्यू 0, मतलब यही पॉइंट हो गया खुद। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दे और बगल में लिख दे 1 0। दूसरे नंबर के लिए देखो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे ही होता है और y की वैल्यू है -2, तो y नीचे में निगेटिव होता है। ये नंबर है -2y का। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे और 2 पॉइंट हमें मिल गया है। उन दोनों को एक पेंसिल से कनेक्ट कर देंगे। स्केल भी रख देना बीच में ताकि लाइन स्ट्रेट हो जाए। अब ये दोनों लाइन कौन सी पॉइंट पे कट किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। देखो इधर से हम x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 है और ऊपर में जाएंगे तो ये भी दूसरा लाइन है। तो 2 और 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ग्राफ की हेल्प से यदि हमें कोई सॉल्यूशन पता करना चाहे तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन होगा। मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ये आंसर से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ क्वेश्चन में। ये है 2x - 2y = 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। ये पहले वाले का नंबर लगा दे इक्वेशन नंबर 1, दूसरे वाले का लगा दे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू लिखे। वो तो लिखना आता है आपको, बहुत क्वेश्चंस किया है ऐसे हमने a1 b1 और c1 के लिए। दूसरे इक्वेशन से हमें वैल्यूज मिल जाएगा a2 b2 c2। अब रेशियो पता करें a1/a2। देखो a1/a2 हो जाएगा 2/4, ये 2 से 4 कट करके नीचे में 2 रह जाएगा। b1/b2 के लिए देखें तो ये -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा और नीचे वाला 4 ये 2 से कट जाएगा तो ये 1/2 हो गया। ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया। फिर भी c1/c2 तो हमें देखना पड़ेगा। ये -2/-5 है तो माइनस से माइनस कट करके 2/5 हो गया। तीनों ही रेशियो हमने पता कर लिया है। अब उसको कंपेयर करें तो ये पहले वाला रेशियो दूसरे वाले के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उस केस में एक्स वाई की कोई वैल्यू आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये वर्ड का प्रॉब्लम है और पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो मेन सेंटेंस तो यही है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब गार्डन है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, उसका पेरीमीटर है 36 मीटर। देखो ये पेरीमीटर का सेंटेंस में जो वैल्यूज पता करोगे ना तो यही है, पेरीमीटर इज 36 मीटर और लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन में पेरीमीटर की वैल्यू दे रखा है और दूसरा कंडीशन में लेंथ कह रहा है कि विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो पहले हम इसके लिए वेरिएबल्स मान ले कि लेंथ ऑफ द गार्डन को x मीटर मानते हैं। मतलब x भी लिखते तो भी चलता है क्योंकि फाइनल हमें जो आंसर आएगा उसमें मीटर लगा देंगे कि जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में वो मीटर में है। यदि ये वैल्यू सेंटीमीटर में रहता तो लास्ट में हम सेंटीमीटर लगा देते। तो गार्डन का लेंथ हम x मीटर मान लिए, तो विड्थ कितना होगा, तो विड्थ y मान लिए। 2 वेरिएबल्स आ गए अपना। इसके बाद पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर के जो फॉर्मूला है वो है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2l+b बोलते हैं। तो 2l+b की जगह पे हमने 2x+y लिख दिया और इसकी वैल्यू दे रखा है। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ये तो हो गया पेरीमीटर, उसका हाफ करेंगे, वो वैल्यू है 36। अब ये हाफ का 1/2 जो है उस 2 से ये 2 कटेगा तो हमारे पास रह गया x+y और उसके इक्वल हो जाएगा 36। एक कंडीशन तो ये हो गया। और दूसरा जो है कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो लेंथ है x, ये ज़्यादा है विड्थ से 4 मीटर, मतलब विड्थ में 4 जोड़ देंगे तो लेंथ के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को 1 मानने के बाद हम दूसरा कंडीशन लिख देते हैं कि x = y+4। ये हो गया दूसरा कंडीशन। इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब हमें इक्वेशन 1 से x y की वैल्यू पता करना होगा, तो
तो यहाँ पे x और y लिख दे और सिंपल सी बात होती है कि x यदि 36 होगा तो इधर 36 इधर 36, ये 36 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि आप ऐसे करो कि y की वैल्यू 0 रख दो तो भी समझ सकते हो कि x 36 हो गया। मतलब x 36 है तो y 0 है, चाहे y 0 है तो x 36 है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरे केस में x को 0 कर दो, मतलब आप ये समझ सकते हो कि पहले केस में हमने y को 0 किया, दूसरे केस में x को 0 कर लेते हैं। तो जब x 0 हो जाएगा तो y भी 36 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट मिला, पहला है 36 0 और दूसरा है 0 36। अब हम दूसरे कंडीशन पे चले तो वहाँ से भी हमें कुछ पॉइंट्स पता करना होगा। यहाँ पे x और y लिख दे और ये छोटा सा ही नंबर है यहाँ पे। तो यदि हम x को 4 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। या आप ऐसे समझो कि y की जगह पे 0 लिख दे तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू हो जाएगा, ये आ गया। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू 0। और दूसरे कंडीशन में जब x 0 हो जाएगा तो आप सोचो x 0 हो जाएगा तो ये वाला 4 इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा -4। इस तरह से हमारा पॉइंट्स आ गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर लेके आएंगे। यहाँ पे एक्सिस मार्क कर दो, x एक्सिस y एक्सिस, जहाँ पे कट किया वहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। अब पॉइंट्स मार्क कर दो। तो हमें ये देखना है कि बड़ा नंबर 36 है, इसलिए गैप सोच समझ के लगाना होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 लगाएंगे तो ये पेपर से बाहर चला जाएगा, इसलिए गैप लगाते वक्त थोड़ा सा सावधान रहो। ये 8 8 के मल्टीपल में लगा रहे हैं ताकि ये बीच का नंबर 4 भी आ जाए, और 4 से छोटा कोई नंबर तो है नहीं कि 1 2 3 लगाना होगा। ये 36 4 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क ये सोच के लगा रहे हैं 8 8 वाले गैप में। ये 48 आ गया, इधर भी -8 -16 लगा दो और ऊपर में प्लस का नंबर्स लिखते चलेंगे y एक्सिस पे, और इधर और नीचे में निगेटिव का नंबर हम भर देंगे। तो ये -8 और -16 हो गया। अब पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करो। तो x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 36 कहाँ पे है, तो 36 तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमें तो पता करना पड़ेगा। तो ये है 32 और ये है अगला नंबर 40, इसका मतलब यहीं पे बीच में आएगा। तो हमने देखो ये ओरिजिन से पहला जो बोल्ट है वो हमने 8 लिख रखा है, इसका मतलब हाफ हो गया 4। तो हर एक हाफ 4 4 पे आएगा। तो ये 32 के बाद जो 4 का मार्क है वो 36 हो जाएगा। तो ये हो गया 36 और 0 के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, y यहीं पे 0 होता है एक्सिस पे ही। तो ये पॉइंट हम मार्क कर दिए और इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 36 0। ये पहला पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब दूसरा है 0,36। तो 0 का मतलब ओरिजिन से कहीं नहीं जाना है और 36 है, तो y एक्सिस पे 36 पता करो। तो यहाँ पे भी वो दिक्कत आएगी, 32 के बाद सीधा 40 है, तो ये बीच वाला नंबर आ जाएगा 36। तो ये हो गया पॉइंट लगाने के बाद 0,36। ये दोनों ही पॉइंट मिल गया हमें। पहला पॉइंट था 36,0 और दूसरा था 0,36। इनको स्केल से अच्छे से मिला लो और पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दो। तो पहला लाइन आ गया। अब दूसरा है, ये तो छोटे छोटे नंबर है, x है 4 और y है 0। तो x4, तो सोचो x4 कहाँ पे आएगा, ये 0 है, उसके बाद 8 है। तो 0 और 8 के बीच में ही 4 आता है, तो ये हो गया 0.40। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं और बगल में कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4,0। और दूसरा है 0,-4। तो 0 है x की वैल्यू, तो ये यही है, x 0 हो गया और y की वैल्यू -4 है। तो y की वैल्यू -4 ये आएगा, क्योंकि यह नीचे है -8 का नंबर। तो 0 और -8 के बीच में ही -4 आएगा। तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट रख देते हैं और फिर कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ का। तो ये हो जाएगा 0,-4। 2 पॉइंट हमें मिल गया है, 4,0 और 0,-4। इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये पहले वाला लाइन और दूसरे वाला लाइन कौन सी पॉइंट पे कट किया, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखो ये कट कर रहा है, वहाँ से x एक्सिस पे आओ। तो इसके बगल में पहला नंबर है 16 और अगला नंबर है 24। तो ये हाफ पार्ट 4 के लिए होता है, तो मतलब 16 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 20। तो ये हो गया 20 x की वैल्यू, और y की वैल्यू तो बिल्कुल स्ट्रेट वाली लाइन 16 ही है। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू 20 आ गया और y की वैल्यू 16 आ गया, ये सोल्यूशन है। तो x हमारा क्या था वो हमें लिखना होगा कि लेंथ ऑफ द गार्डन को हमने x लिया था, तो ये है 20 मीटर का, और विड्थ ऑफ द गार्डन को हमने y लिया था, ये है 16 मीटर। ये ही दो वैल्यूज 20 मीटर और 16 मीटर हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। इसके पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे में है पैरेलल लाइंस और तीसरे में है कोइंसिडेंट लाइंस। तो 3 कंडीशन दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखा है और आप कंडीशंस के अनुसार आप इसको इक्वेशन बनाते चलो। तो हम लिखेंगे द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, ये वाला इक्वेशन लिख दे, 2x + 3y - 8 = 0। अब इंटरसेक्टिंग होने के लिए जो कंडीशन है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये भी नॉट इक्वल टू कर दो। वैसे इंटरसेक्टिंग के लिए इसका कोई काम नहीं होता, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी होगा। तो इस इक्वेशन को देख करके आपको ये कंडीशन यहाँ पे लिखने हैं। नंबर कोई सा भी ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। तो हमें लेना है जो नंबर, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि a2 की वैल्यू 3 लिख लो और b2 की वैल्यू 2 लिख लो, c2 की वैल्यू -4 लिख लो। अब रेशियो सोचो, जैसे a1/a2 तो 2/3 हो जाएगा और b1/b2 3/2 हो जाएगा। देखो एक हो गया 2/3 और दूसरा हो गया 3/2, ये इक्वल नहीं बना। जब इक्वल नहीं होगा ये दोनों रेशियो तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट होने के लिए c1/c2 की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वो लिखना था c2 की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया पहला कंडीशन का आंसर। अब हम चलते हैं, लाइन कौन सा बनेगा इस गिवन का पैरेलल लाइन। तो द लाइन 3x + 2y - 4 = 0 इज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि a2, b2 और c2 की वैल्यू आने के बाद हम लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें x लगा देंगे, इसमें y लगा देंगे और इसको बिना कोई लेटर लगाए वैसे ही साथ में लिख देंगे। तो 3x + 2y - 4 = 0, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बना। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 और जो इक्वेशन है लाइन का गिवन वो है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये जो रेशियो है a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे a1, b1, c1 की वैल्यूज पहले से ही गिवन है, इस साइड में भी था, अभी जरूरत है तो फिर से दोबारा लिख लेते हैं हम। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8। तो हम लिख सकते हैं a2 = 2, b2 = 3। देखो ये 2/2 1 हो जाएगा, ये 3/3 भी 1 हो जाएगा और इसके लिए हमें सोचना नहीं है, ये तो कोई भी नंबर ले लेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से जो लाइन बनेगा पैरेलल हो जाएगा 2x + 3y - 4 = 0 इज पैरेलल लाइन। इसका पैरेलल ये लाइन होगा 2x + 3y - 4 = 0। अब है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए हमें कंडीशंस देखना होगा। ये सारे ही रेशियो बराबर होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब रेशियो बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सोच समझ के नंबर लेना होगा। इस गिवन इक्वेशन का a1, b1 और c1 की वैल्यू हम कई बार लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख दिए। इस तरह से हमें a2 की वैल्यू लेते वक्त मन में ये सोचना है कि a1 की वैल्यू जितना है ना, a2 की वैल्यू उसको डबल कर देंगे। तो a1 2 है तो उसका डबल 4 हो जाएगा। उसी तरह से b1 3 है तो उसका भी डबल कर दो ताकि रेशियो 1/2 आ जाए, और c1 जितना है उसका भी डबल कर दो तो 16 हो गया। तो इस तरह से इन दोनों नंबर को देखेंगे 2 और 4 के तो रेशियो आ जाएगा 1/2। इन दोनों नंबर को देखेंगे तो रेशियो हो जाएगा 1/2 और इन दोनों नंबर को देखें तो रेशियो हो जाएगा 1/2। इस तरह से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा इस कोइंसिडेंट लाइन का? 4x + 6y - 16 = 0। ये कैसे लिखा? a2 की वैल्यू में हमने x लगा दिया, b2 की वैल्यू में हमने y लगा दिया और c2 की वैल्यू हमने उनके साथ ऐसे ही रख दिया। यही हमारा आंसर बन गया कोइंसिडेंट लाइन का और ये पूरा ही पार्ट 1, 2, 3 तीनों ही सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद ये जहां जहां कट करता है उसे एक ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखना है। पहले तो इसको सॉल्व करें और फिर
तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। यहाँ पे इक्वेशन जो दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 1 मान लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले हम एक्स वाई की वैल्यू के लिए टेबल बना ले और एक्स वाई का जगह पे लिख दे हम, और x की वैल्यू पता करना है तो y को 0 कर देते हैं। तो इसमें देखो यदि y 0 हो जाता है तो ये 1 दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा -1। और दूसरा केस हम कर सकते हैं, x की वैल्यू को 0 कर दे तो ये दूसरी तरफ जाकर के -1 हो जाएगा, फिर माइनस जो है y के साथ और इस नंबर के साथ इधर माइनस होगा वो कट जाएगा, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा नंबर बना, -1 0 और 0 -1, इससे हमें लाइन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर से हम टेबल बनाएं, एक्स वाई लिखें और वैल्यूज लिखें। सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि एक को 0 कर दे, मतलब x और y में से किसी एक को 0 कर दो तो दूसरा का वैल्यू आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पे y को हम 0 कर दिए। अब देखो ये जब 0 हो जाएगा तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 रहेगा, 12 को दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा, और 3 को यदि अपॉन में करेंगे तो 12/3 का मतलब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 आ गया। दूसरा केस में हम x की वैल्यू को ही 0 कर दें, जब ये 0 हो जाएगा तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 बचेगा। इस -12 को इधर लाके प्लस में रख देंगे और 12/2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू जब 0 आया तो y की वैल्यू 6 हो गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करें ये गिवन नंबर से, तो ग्राफ पेपर लेके आओ, और ग्राफ हमने कई बार प्लॉट किया है तो कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें 2 एक्सिस होता है, जहाँ पे दोनों कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। फिर नंबर्स प्लॉट कर देंगे, तो नंबर तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं इसलिए हम बड़े बड़े गैप में लिखेंगे, जैसे कि यहीं पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा खुला खुला लिखो। तो ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इधर निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -1 -2। फिर y एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। इसके बाद हम निगेटिव नंबर में चलते हैं y के लिए, तो -1 -2 ये सब हमने ग्राफ पेपर पर लिख दिया। अब पॉइंट्स फाइंड करो, वहाँ पे डॉट लगाओ। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू 0, तो पहले -1 पता करो x पे कहाँ है। तो ये है ओरिजिन, इसके राइट साइड में मतलब दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स होता है और बाएं तरफ निगेटिव, तो ये मिला हमें -1। तो -1 के बाद y 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे और बगल में हम इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे -1 0। दूसरा नंबर है 0 1, तो 0 1 के लिए हमें x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से कहीं नहीं जाना है, y की वैल्यू 1 है तो यही पॉइंट है। इसको एक बार हटा करके मैं बताता हूँ, x 0 है और y है 1, तो ये जो पॉइंट है 1 के साथ इसकी कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। अब मार्क्स लगा दो यहाँ पे, अब साइड में कोऑर्डिनेट लिख दो 0 1। इस तरह से 2 पॉइंट मिल गया, और लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। वैसे 1-2 वैल्यूज और भी लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लाइन तो मिल जाएगा इसी से। अब एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब दूसरा जो टेबल है उससे पहले पॉइंट प्लॉट करो और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 4 0 है तो x की वैल्यू 4 है, तो देखो यहाँ से ओरिजिन से ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यही पॉइंट है, y की वैल्यू के लिए कहीं जाना नहीं है यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो और साथ में कोऑर्डिनेट लिख दो 4 0। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0 6, तो 0 का मतलब ये खुद ओरिजिन, यहीं पे x की वैल्यू 0 है, और 6 का मतलब y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो ये 4 5 6 ये रह गया। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट लगा दें और साथ में हम कोऑर्डिनेट लिख दे 0 6, तो 2 पॉइंट हमें फिर मिल गया, एक है 4 0, एक है 0 6। इन दोनों पॉइंट को पेंसिल से और स्केल से पर अच्छे से कनेक्ट कर दो और ये लाइन मिल गया। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है वो पता कर लो। तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, और जब ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू देगा, तो ये है सामने में 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3। पहले तो डॉट लगा देंगे और 2 3 लिख देंगे। इस तरह से देखो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इनका जो वर्टिसेस है एक तो 2 3 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट जो ये ट्रायंगल बनने वाली लाइन जो x एक्सिस के साथ जो पॉइंट कट कर रहा है उनका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो वर्टिसेस पहले लिखना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर
ये तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखो। कौन कौन सा पॉइंट है? एक तो है 2 3, यहाँ से देख के लिखा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -1, 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने -1, 0 लिख दिया, और तीसरा पॉइंट बाकी है वो है 4, 0। तो तीसरा पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एंड लगा के, क्योंकि लास्ट पॉइंट है ये, तो 4, 0। तो इस तरह से 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0 ये सब वर्टिसेस हो गया इस ट्रायंगल का। ये तो हमारा आंसर हुआ, लेकिन एक काम और भी करना है। जो ट्रायंगल बना है उसको हमें डैश डैश करना है ताकि वो दिखाई कि ये रीजन है ट्रायंगल का। तो धीरे धीरे पूरे ट्रायंगल में हम डॉट से भर देंगे, चाहे लाइन से भी भर सकते हो। और ये हमने पूरा ट्रायंगल को डॉट डॉट करके भर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का वर्टिसेस का आंसर हमने पहले लिख दिया है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।